वेलकम स्टूडेंट्स डीप कंसेप्ट चैनल में। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लिया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का टॉपिक वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो जो है वो सबसे पहले 1897 के अंदर जो है वो सर जे थॉमसन ने मालूम की थी। तो आज हमने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जिस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करके सर जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू मालूम की थी। तो देखें 1897 के अंदर सर जे थॉमसन ने वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिवाइस किया था। वो इंस्ट्रूमेंट ये जिसका उसकी डायग्राम बनी हुई है, इस इंस्ट्रूमेंट को डिवाइस किया था उन्होंने इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो को मालूम करने के लिए। तो इस इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से पार्ट्स थे और ये काम कैसे करता है और उन्होंने कौन सी जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू थी वो मालूम की थी, वो आज हम जो है वो इस टॉपिक में देखेंगे। देखें यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है इसके कुछ पोर्शंस हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक बल्ब लाइक जो है वो पीछे बना हुआ है। इस हिस्से को कहते हैं इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब। ये इवैक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब है, यानी यहाँ पर हमने जो है वो इसको इवैक्यूएट कर देना है, अच्छे तरीके से इसको खाली कर देना है। इसके अंदर जितनी जो भी गैसेज वगैरह हैं उनको बिल्कुल बाहर निकाल देना है ट्यूब के अंदर, और फिर बाद में डिज़ायर्ड जो है वो हमने प्रेशर लेके गैस इसके अंदर जो है वो फिल कर देनी है। तो इसके अंदर गैस फिल की हुई है हमने। यहाँ पीछे आप इसको बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे कैथोड रेज की प्रोडक्शन के लिए हमने ट्यूब पड़ी थी, लेकिन वो ट्यूब लंबी थी। ये गोल जो है वो एक बल्ब की तरह है, ठीक है काम वही है। यहाँ पर भी डिस्चार्ज जो है वो, यहाँ पर भी कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो क्या है, ये एक ट्यूब है, ये कैथोड है, कैथोड, और फिर यहाँ पर एनोड है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच ये एनोड है और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच ये कैथोड है। एनोड से एक वायर आ रही है जो यहाँ पर आके, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एनोड, ये मेटल के बने हुए छोटे छोटे स्टड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी दरमियान में यहाँ पे आपको खाली जगह जो नज़र आ रही है बहुत कम खाली जगह होती है। अब होता क्या है, यहाँ पर इसका काम क्या है इस हिस्से का, ये कैथोड जो है यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है, इधर से कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी और ऐसे जाएंगी। और इस तरफ कैथोड रेज क्यों जा रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनोड के साथ अटैच है। ये जो स्टड बने हुए हैं ये पॉजिटिव हैं, सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो बहुत कम होती है। और ये जो रेज़ हैं ये इसके अंदर से गुजरती हैं, और इसके अंदर से जब गुजरती हैं तो ये रेज़ एक बीम की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, क्योंकि दरमियान में बहुत जो है वो स्मॉल सेपरेशन है, बहुत छोटा रास्ता है। उसके अंदर से जब वो रेज़ गुजरेंगी तो क्या होगा, वो एक बीम की शक्ल इख्तियार कर लेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट बीम जाएगी। तो ये स्ट्रेट बीम जो है वो यहाँ से इधर से गुजरती है, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर वो स्ट्रेट बीम जो है वो आ जाती है। इस ट्यूब के अंदर क्या है, ये ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट आगे एक जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ अटैच है। ये रेज फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके टकराएंगी। इस तरह से आप इनको जो है वो आगे प्रोपागेट करते हुए ऐसे ड्रा कर लेते हैं हम, ऐसे ये रेज जा रही बिल्कुल सीधी, और ये बीम जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके टकराती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का क्या काम है, ये जैसे इसके ऊपर आके रेज टकराती हैं, जहाँ पे कोई भी रे टकराती है आके, एक्चुअली हमें पता है वो जो पीछे से बीम आ रही है वो रे जो आ रही है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की जो एक बम्बार्डमेंट, एक रे है, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हो रहे हैं इसके ऊपर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे टकराता है इसके ऊपर, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ ग्लो प्रोड्यूस होता है। इस जगह पर, इस पॉइंट को आप P1 कह लें, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है ग्लो। P1 पर जो है वो ग्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। कैथोड रेज पीछे से आती हैं और आके स्क्रीन के ऊपर टकराती हैं, P1 के ऊपर टकराती हैं और ग्लो प्रोड्यूस करती हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट हैपन्स, तो हम देखते हैं क्या होता है जब हम इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। ऊपर वाली साइड पे जो है एनोड है और नीचे वाली साइड पे कैथोड है। यानी हमने क्या किया, दो प्लेट्स लगा दी, उन प्लेट्स को वायर करिए किसी बैटरी के साथ अटैच कर दिया, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है वो वेरी कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। इस साइड पे नेगेटिव चार्ज, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, एनोड और कैथोड हमने अप्लाई कर दिए। जब हम एनोड और कैथोड अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन प्लेट्स को अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, क्या फिर भी ये रेज जो है वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में जाकर P1 पॉइंट पर टकराएंगी? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज पे हमने पढ़ा था, इनकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो पीछे से रेज आ रही हैं वो सीधी नहीं जाएंगी, बल्कि P1 पॉइंट पे जाने की बजाय वो रेज जैसे ही
इन प्लेट्स के दरमियान से गुजरेंगी तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इस तरह से किसी और पॉइंट पे जाके टकराएंगी। हम इस पॉइंट को जो है वो ज्यूम कर लेते हैं P2, ठीक है, ये पॉइंट P2 है। तो ग्लो जो यहाँ पे पहले पैदा हो रहा था, अब वो ग्लो इस जगह पे पैदा होने के बजाय P2 पे पैदा होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे होता ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने नहीं अप्लाई किया था तो P1 पे हमें ग्लो नज़र आता है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो P2 पे ग्लो नज़र आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे ये P2 जो है वो उतना ऊपर वाली साइड पे बनेगा, ये ग्लो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो ख़त्म करके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करना है, या तो उसका नॉर्थ पोल बाहर, साउथ पोल पीछे की तरफ, यानी ट्यूब के इस तरफ नॉर्थ पोल और पीछे की तरफ साउथ पोल, या इस तरफ साउथ पोल पीछे की तरफ नॉर्थ पोल। अब उसको यहाँ पे ड्रा करना क्योंकि मुश्किल है, तो जब ऐसे हमने पेज के ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डॉट या क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक दायरा लगाता हूँ ऐसे, ये दायरा जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसका नॉर्थ पोल बाहर है या नॉर्थ पोल अंदर है, यानी ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है या इनटू प्लेन ऑफ पेपर है। इसके लिए हम डॉट और क्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसके ऐसे साइड पे क्रॉस लगा देंगे, ऐसे पेज पर क्रॉस लगाने से क्या बनता है, पेज पर क्रॉस लगाने का मतलब होता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वक्त वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, यानी नॉर्थ पोल दूसरी साइड पे, साउथ पोल इस साइड पे। अगर आप यहाँ पे डॉट लगाते हैं ऐसे, या थोड़ा बड़ा डॉट लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है नॉर्थ पोल बाहर और साउथ पोल दूसरी तरफ से, यानी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रही हैं। हमें पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो क्या है, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो हमने देखा तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बेंड करता है रेस को, और इसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो रे पीछे से आ रही है ये बेंड हो जाती है इस साइड को। इस पॉइंट को हम पॉइंट P3 कह लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके P2 पे जाती हैं जो पीछे से आने वाली कैथोड रेज हैं, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो कैथोड रेज हैं वो पीछे से आती हैं, बीम आती है इलेक्ट्रॉन की, और बीम आके P3 पॉइंट पे जो है वो टकराती है, यानी कि दोनों बेंड कर देते हैं। तो इस तरह से फिर सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया, उन्होंने दोनों ही फील्ड अप्लाई किए। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। और उन्होंने क्या किया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को मोड़ना चाहता है बीम को, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे को मोड़ना चाहता है, ठीक है। जब दोनों फील्ड अप्लाई किए जाएंगे तो दोनों फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ कंपीट करने लग जाएंगे। ये रेज नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा फील्ड जो है वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा शो कर रहा है। जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो फील्ड अपना इफेक्ट शो कर सकेगा। तो उन्होंने क्या किया, सर जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जो रे थी, ये जो रे बेंड होने वाली जो रे थी, जो बीम थी, वो फिर से दोबारा पॉइंट P पर जो है वो जाके जो है वो टकराने लग गई, और यहाँ पर फिर से ग्लो प्रोड्यूस होने लग गया। यानी ना ग्लो इधर प्रोड्यूस हो ना इधर प्रोड्यूस हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम वेरी कर सकते हैं, ये वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम दोनों को चेंज करके क्या करते हैं, हम इसके इफेक्ट को, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर हम इनको कैंसिल आउट कर दे तो ऑब्वियसली जो रे है वो बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगी। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेंड करना चाह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बेंड करना चाह रहा है, लेकिन दोनों क्योंकि काउंटर बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, लिहाजा P1 पे दोबारा ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था सर जे थॉमसन ने। जब वो इनको कैंसिल आउट करने में कामयाब हो गए तो उन्होंने इन फील्ड्स को कंपेयर करके इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर ली। तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास वैल्यू मालूम की इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करके। वो चार्ज टू मास वैल्यू थी E/m 1.8755 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। इतनी जो है वो उन्होंने मालूम की 1.8755 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये आज का टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस साइड पे आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस साइड पर आपको उसका लिंक भी नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं।